तो आज की इस क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम सभी लोग दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे। और अभी इसके पहली क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कर लिया है। इस क्लास में हम दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, है ना। तो चलिए आज हम उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन करते हैं और दोनों के लिए सेम ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए जब दर्पण सूत्र का निगमन करना होगा तो हम जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है उसकी स्थिति के माध्यम से सूत्र का निगमन करेंगे। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति आप सभी को पता है। देखिए, पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण, ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, उसका द्वारक है mm'। उत्तल दर्पण की एक खास बात होती है कि इसके दबे हुए तल पर पिंड की कलाई होती है और उभरे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये हो गया आपका भाई दबे हुए भाग पर पिंड की कलाई। ठीक है, दबे हुए भाग पर ये पिंड की कलाई हो गई। मैं यहाँ पर इसकी मुख्य अक्ष को खींच देता हूँ। ये होता है भाई दर्पण का पोल। क्या होता है? दर्पण का पोल। अब जाहिर सी बात, ये दर्पण का पोल हो गया, इसका वक्रता के इधर होगा तो ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए उत्तल दर्पण की स्थिति में बताया गया कि वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रख देते हैं। ये वस्तु है, ओ डैश से इसे प्रदर्शित करेंगे। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब जाहिर सी बात, इधर पिंड की कलाई तो प्रकाश की किरण इधर नहीं निकलेगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। लेकिन जब हम इस प्रकाश की किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे, मतलब कल्पना करेंगे ना, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में और मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो ये ऐसे मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी भाई, इसीलिए मैं डॉट डॉट लाइन से इसे दिखा देता हूँ। ठीक, ये मुख्य फोकस पॉइंट हो गया। तो ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण ऐसे किसकी ओर जाएगी भाई, प्रकाशिक केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया है। आप प्रकाशिक केंद्र को थोड़ा यहाँ दूर बना लें, ठीक, जिससे फिगर स्पष्ट बनना चाहिए। दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, यहाँ पर बनता है इसी वस्तु का, किस वस्तु का, ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आई डैश। आप देख पा रहे हो कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसीलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, जो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना है उसको थोड़ा देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना एक गोली दर्पण या उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण भी गोली दर्पण होता है। माना एक उत्तल दर्पण का द्वारक क्या है भाई, mm' है, वक्रता केंद्र C, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, तथा जो ध्रुव है वो कितना है भाई, P है। अब दूरियां आप सभी को पता है कि जो पोल से लेकर के वस्तु तक की दूरी, पोल से लेकर के वस्तु की दूरी होती है उसको हम U से व्यक्त करते हैं, है ना। पोल से लेकर के जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है उसको हम R से व्यक्त करते हैं। पोल से लेकर के जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को हम V से लिखते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये I हो जाएगी। पोल से लेकर के फोकस तक, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो ये सारी दूरियां आपको पता है। अब आपको इतना मैंने बताया कि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी लगानी है। निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जो इधर की दूरियां होती हैं वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में होती हैं। जैसे यहाँ पर u है वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है, तो इस दूरी को हम नेगेटिव लेंगे। और इधर की जितनी दूरियां हैं ये सारी दूरियां एक्स अक्ष की धन दिशा में होने की वजह से धनात्मक ली जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो पुनः यहाँ पर लिख सकते हो, पुनः माना, क्या माना भाई, O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो आपकी -u है, क्योंकि ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है ना। उसके बाद P से लेकर के I तक की दूरी, PI जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी प्लस का V हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष की धन दिशा में। और P से लेकर के F तक की जो दूरी हो जाएगी वो प्लस फोकस दूरी हो जाएगी भाई। और P से लेकर के जो C तक की दूरी हो जाएगी वो आपकी प्लस का R हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर त्रिभुज लेंगे। सबसे बड़ी बात है त्रिभुज लेने वाली ही, जैसे उसमें लिए थे दो त्रिभुज समरूप थे अवतल दर्पण में, वैसे उत्तल दर्पण में भी। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज लेंगे O डैश और C। तो लिखेंगे त्रिभुज O डैश C
तथा दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आई आई डैश सी, त्रिभुज आई आई डैश सी क्या है, ये समकोणिक है या समरूप हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। मतलब कहने के मतलब इस त्रिभुज की जैसे हमने ओ डैश भुजा ले ली, ठीक, तो इसी के संगत इस त्रिभुज की कौन सी भुजा हो जाएगी, आई आई डैश। अब इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो हमारी पड़ी जो भुजा है ये वाली, ये ओसी है। अब इसके जो दूसरा हमने समरूप त्रिभुज लिया इसमें पड़ी भुजा है आपकी आई सी। बात समझे कि इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा यहां पर देखिएगा हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट इसको ए मान लेंगे और यहां से इस पर लंब खींच देंगे ऐसे। इस लंब का नाम दे देंगे ए एन। जैसे उसमें बताया था कि जो एन पॉइंट वो पी के बहुत समीप है, और जब एन पॉइंट पी के बहुत समीप होगा तो जो एफ से लेकर के एन तक की दूरी होगी वह एफ से लेकर के पी तक की दूरी के लगभग बराबर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर त्रिभुज अगर हम ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है ए एन और एफ, ये वाला त्रिभुज, और इसी में एक छोटा सा त्रिभुज ये देखो ये वाला बन रहा है, ये वाला आई आई डैश एफ। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं या हम कह सकते हैं कि समरूप हैं। तो लिखेंगे तथा जो त्रिभुज हमारा ए एन एफ, त्रिभुज ए एन एफ, ठीक, और यहाँ पर तथा क्या लिखने का कोई मतलब नहीं, इसी प्रकार लिख लो ज़्यादा बेटर है ना। इसी प्रकार जो त्रिभुज ए एन एफ और आई आई डैश एफ, त्रिभुज आई आई डैश एफ में भी यही करेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप हैं। तो इस त्रिभुज की खड़ी भुजा हो जाएगी ए एन बटे में जो दूसरा त्रिभुज है उसकी खड़ी भुजा हो जाएगी आई आई डैश। इस त्रिभुज की जो पड़ी भुजा हो जाएगी वो एन एफ हो जाएगी, और जो छोटा वाला त्रिभुज इसकी पड़ी भुजा हो जाएगी आई एफ। अभी बताया चूँकि यहाँ जो एन बिंदु है, एन जो है वो बिंदु किसके समीप है, पी के समीप है, और जो समीप है तो ये बहुत छोटी दूरी हो जाएगी, इसलिए जो एन एफ है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए जो एन से लेकर के एफ तक की दूरी है, एन से लेकर के एफ तक की दूरी वो हो जाएगी किसके बराबर, पी से लेकर के एफ तक की दूरी के। तथा एक चीज़ और, यहाँ पर देखो ये रेखा समांतर है, तो जो ए एन होगी वो ओ डैश के बराबर होगी, यानी ओ डैश बराबर कितना, ए एन, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए 9, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ए एन के स्थान पर हम ओ डैश लिख सकते हैं, ठीक, अभी मैंने बताया ओ डैश बराबर ए एन बटे में कितना हो जाएगा, आई आई डैश। इस समीकरण में एन एफ के स्थान पर लिख सकते हैं हम पी एफ बटे में कितना है, आई एफ। ये आपकी हो जाएगी समीकरण 2। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को देखिए, इसका LHS, और समीकरण 2 देखिए इसका LHS सेम है। LHS सेम होने की वजह से दोनों समीकरणों के RHS भी सेम होंगे, अर्थात जो OC है बटे में IC है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF, और बटे में किसके बराबर हो जाएगा, IF के बराबर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब OC दूरी की अगर बात करें तो OC की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन OP और PC की वैल्यू पता है, तो OC जो आएगी वो OP और PC के योग से ही आएगी। तो OC के स्थान पर लिख सकते हैं OP प्लस PC, दोनों दूरियां पता हो गई हमें। IC की बात करें, I से लेकर के P तक की अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो PC से हम कितना, देखो हमको चाहिए I से लेकर के C तक की, अगर ये दूरी चाहिए तो हम PC से PI को माइनस कर देंगे, PC माइनस PI। ध्यान दो, PC दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, R, इससे माइनस कर देंगे PI तो हमारा आ जाएगा IC। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए PF तो दूरी पता है, पोल से लेकर के मुख्य फोकस दूरी तक की दूरी आपकी F होती है। फिर IF की बात करें, अगर ये दूरी निकालना है तो PF से PI घटाना पड़ेगा, PF माइनस PI, बस आपकी IF आ जाएगी। अब सारी दूरियां आपको पता है, बस चिन्ह सहित थोड़ा रखिएगा, सही। यहाँ पर OP की बात करें तो O से लेकर के P तक की दूरी आपकी माइनस यू होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। यहाँ पर आप लिख भी चुके हो, O से लेकर के P तक की दूरी माइनस यू। PC की बात करें तो प्लस आपकी R हो जाएगी, PC R माइनस PI की वैल्यू V, प्लस का ही रहेगा,
PF आपका प्लस एफ हो जाएगा, PF आपका प्लस एफ हो जाएगा, PI आपका V हो जाएगा। ठीक, बाकी वो माइनस लगा तो इसलिए माइनस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप को अच्छे तरीके से समझिएगा। डेरिवेशन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर देखिए माइनस यू, R के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2F, क्योंकि R वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है R बराबर 2F, और चूंकि हमें सूत्र जो निकालना है FV और U के पदों में निकालना है तो R का कोई मतलब नहीं। यहाँ नीचे भी R के स्थान पर लिख देंगे 2F और माइनस का V बराबर आ जाएंगे F अपान में कितना हो जाएगा F माइनस का V। बताइए यहाँ तक कोई संशय? कोई संशय नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। F और U का गुणा हो जाएगा माइनस का UF, F और 2F का गुणा हो जाएगा 2F स्क्वायर, V और माइनस V और प्लस माइनस U का गुणा हो जाएगा प्लस का UV, V और इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 2FV बराबर आ जाइए। ठीक, यहाँ पर देखिए F और 2F का गुणा हो जाएगा 2F स्क्वायर, F और V का गुणा हो जाएगा माइनस का VF या FV भी आप लिख सकते हो। ओके, दोनों पक्षों में जो 2F स्क्वायर है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का UF और प्लस का UV और 2FV उधर ले जाएंगे। उधर से पहले से आपका माइनस का एक FV है, चाहे VF लिखो चाहे FV, बात कोई दिक्कत नहीं। 2FV उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2FV, ये जाएगा माइनस का UF प्लस का UV बराबर 2FV से एक माइनस का FV जाएगा तो एक FV बच जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम FUV से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो इसके नीचे भी UVF लिखेंगे, इसके नीचे भी UVF लिखेंगे और इसके नीचे भी UVF लिखेंगे। ओके, बाकी आ चुका था लेकिन सूत्र रूप में लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो UF से UF ऊपर नीचे कैंसिल, UV से UV कैंसिल, FV से FV कैंसिल, ये बचेगा आपका माइनस का 1/V और यहाँ बचेगा प्लस का 1/F और यहाँ बचेगा प्लस का 1/U। 1/F को रोक लीजिए, 1/V को उधर ले जाओगे, प्लस का 1/V और प्लस का कितना हो जाएगा 1/U। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो व्यंजक निकल के आया है यही आपका दर्पण सूत्र है। क्या लिखेंगे, यही दर्पण सूत्र है। क्या है, यही दर्पण सूत्र है। तो इस तरीके से हम उत्तल दर्पण के लिए, जो गोली दर्पण उत्तल दर्पण है उसके लिए दर्पण सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना आप सभी लोग ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।